नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज में सांसद धर्मेंद्र यादव का सिर फट गया है। अखिलेश को रोके जाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव को चोट आई है, उनका सिर फट गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव प्रयागराज जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ सिक्योरिटी का दस्ता था। ब्लेजर पहने हुए अखिलेश की सुरक्षा में तैनात इस सिक्योरिटी अफसर का नाम है आर.के. सिंह, जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं। और ये हैं शर्ट के ऊपर वेस्ट कोट पहने हुए लखनऊ पूर्वी के एडीएम वैभव मिश्रा। इस एक ही तस्वीर के तीन पहलू हैं। ये धक्का मुक्की की तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की हैं, जब अखिलेश यादव को रोकने पर हंगामा शुरू हो गया। एडीएम वैभव मिश्रा अखिलेश यादव को सरकारी फरमान का हवाला देकर एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक रहे थे। अखिलेश यादव उनसे दस्तावेज दिखाने को कहते हैं। सरकार कागज पे चलती है, बातों से नहीं चलती है। मैं दिखाई ही नहीं, कागज प्रिंट आउट दिए, इसलिए मैं प्रिंट आउट लाया हुई। देखिए प्रिंट आउट क्या है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो अखिलेश थोड़े नाराज हुए। पूर्व मुख्यमंत्री के इतना कहते ही उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी अफसर आर.के. सिंह तुरंत एक्शन में आ गए। तस्वीरों में वो एडीएम को धक्का देते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा अफसर आर.के. सिंह एडीएम को अखिलेश के करीब जाने से रोक रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस तरह एडीएम को धक्का दिया उस पर विवाद खड़ा हो गया है। तस्वीरों को एक बार फिर जरा गौर से देख लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या एडीएम वैभव मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई खतरा थे, जो उनके साथ सिक्योरिटी अफसर ने ऐसा बर्ताव किया? आखिर किस हैसियत से सिक्योरिटी अफसर आर.के. सिंह ने एडीएम वैभव मिश्रा से ऐसा सलूक किया? बड़ा सवाल ये भी है कि एडीएम वैभव मिश्रा अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फिर अखिलेश के सिक्योरिटी अफसर ने जिस तरह उन्हें रोका, क्या वो एक सरकारी अधिकारी के काम में दखलंदाजी नहीं है? कानून के प्रावधानों के मुताबिक सरकारी काम में दखल देने के आरोप में किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 332 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जो एक गैर जमानती धारा है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। अब सवाल ये उठता है कि इतना हंगामा क्यों बरपा, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही 2 अधिकारियों की नोकझोंक क्यों हो गई? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन योगी प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनकी इस यात्रा को रोक दिया, जिस पर अब सियासत भी गर्म है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। अखिलेश यादव लखनऊ से प्रयागराज नहीं जा सकते। ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये मानवाधिकार हनन का विषय है। माहौल चुनावी है, लिहाजा सियासत तो हर मामले में अपनी जगह बना लेती है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर ने एडीएम वैभव मिश्रा के काम में दखल दिया, वो कहां तक जायज है? न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल जुड़ गए हैं लखनऊ से। निखिल, ये बताइए कि क्या प्रयागराज से परमिशन मिला था अखिलेश यादव को वहां जाने के लिए? बिल्कुल, इस पूरे मामले में पहले अखिलेश यादव को वहां जाने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद इस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि इस पूरे कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ सकता। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम की एक बार चिट्ठी फिर अखिलेश यादव को भेजी गई। जिला प्रशासन का ये कहना है कि 2 बार पत्र अखिलेश यादव को भेजे गए कि उनका जो कार्यक्रम है वो निरस्त कर दिया गया। जो एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव का साफ कहना है कि उनको कोई पत्र नहीं मिला है और यही वजह है कि वो प्रयागराज जाना चाहते थे। हालांकि प्रयागराज जाने से एयरपोर्ट पे जो है आगे बढ़ते हैं। इधर जयपुर में वाड्रा से पूछताछ जारी है। बीकानेर की प्रॉपर्टी के बारे में उनसे सवाल जवाब जारी हैं और इस बीच उनकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई।
मां से प्रॉपर्टी के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। वाड्रा और उनकी मां से कोलायत में जमीन खरीदने के साथ ही स्काईलाइट कंपनी से जुड़े सवाल भी पूछे गए। जयपुर से रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, ये बताइए कि कितनी देर की पूछताछ हो चुकी है और सवाल जवाब को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी दफ्तर में लंच के लिए वो गए थे, जिसके बाद वापस आ गए हैं। अब करीब 4.5 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है, जिनमें ईडी लगातार सवाल उनसे पूछ रही है उस ज़मीन के बारे में, और साथ ही साथ ईडी एक रणनीति के तहत रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछ रही है कि जो 5.5 करोड़ रुपए उनको ज़मीन जो उन्होंने बेची थी, जिसके एवज में उनको मिले थे, क्या उनको जानकारी थी या नहीं कि वो सरकारी ज़मीन है? क्योंकि अगर ये साबित नहीं हो पाता है तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इस केस में शिकंजा कस पाना खासा मुश्किल होगा। हालांकि आज इस पूरे मामले में उनकी मां से भी पूछताछ की गई थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में वो भी डायरेक्टर हैं। लेकिन 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे लिखवा लिया ये बात और उसके बाद उनको भेज दिया। हालांकि उनसे नॉर्मल सवाल किए गए थे, लेकिन जब कंपनी के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ज्यादा दखल उनका इस कंपनी में नहीं है। और संसद में आज राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। इस बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राफेल पर एक नए मेल का खुलासा किया और पीएम पर सीधा उन्होंने हमला बोला। ये एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। राहुल ने जहां पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया, वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में राहुल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रविशंकर प्रसाद जी, 5 साल में राहुल गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री को मिडिलमैन कहा है राफेल डील में। जो खुद बेल पर है, हजारों करोड़ के लूट में माता जी के साथ, जिनका बहनोई आज भी हजारों करोड़ लूट में जांच के दायरे में है, आज उनकी माता जी को भी लाया गया मनी लॉन्ड्रिंग में, वो हमसे क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी से ईमानदार के लिए बड़ा सवाल है। राहुल गांधी विदेशी कंपनियों के लॉबिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, उनके पास एयरबस का ईमेल कहां से पहुंच गया, ये मुझे बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है और राहुल गांधी के इस झूठ को हम लोग बेनकाब करेंगे। वो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं। सीएजी को चौकीदार ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा है। जो उनके मन लायक नहीं होता उसका वो जवाब देते हैं इस तरह से। कभी सीएजी के खिलाफ 2G घोटाले में, इसके बाद इधर से होगा बाकी आपके CFD घोटाले में, कोयला घोटाले में क्या कहा उन्होंने? इलेक्शन कमीशन की आलोचना की। तो जो राहुल गांधी के मन लायक नहीं होगा उसकी आलोचना करेंगे। वो तो मनमोहन सिंह सरकार में ऑर्डिनेंस पड़ा था ना, कहा था नॉनसेंस है। तो राहुल गांधी का ये स्तर है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, ये बताइए कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? ये संसद में सामने आ सकती थी, लेकिन आज वो रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? देखिए विद्या, राष्ट्रपति के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट जो है राफेल मामले पर है, वो कल संसद भवन में पेश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो है ये राफेल का जो मामला है वो राजनीतिक शिष्टाचार की जितनी मर्यादाएं हैं उनको तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को मिडिलमैन बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं जो ये नहीं चाहती थी कि राफेल डील हो, उसके लिए राहुल गांधी लगातार प्रयास करें। उनकी तरफ से अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, कल जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी संसद भवन में, तब देखा जाएगा कि सीएजी अपनी फाइंडिंग्स में क्या कुछ कहता है। रिपोर्ट को कांग्रेस या जो विरोधी दल हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के करोल बाग के होटल अर्पित में सुबह करीब 4 बजे आग लग गई थी, जो देखते ही देखते होटल के ऊपरी हिस्सों में फैल गई। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी तेज हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आदमी छत से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। भीषण अग्निकांड में 17 लोगों की मौत की खबर है और बताया जा रहा है कि कमरों में धुआं भरने और दम घुटने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। सूरज अरोड़ा मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, अब क्या सामने आ पाया है कि आग कैसे लगी, कितने लोग इसमें जख्मी हैं अभी भी, और उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल विद्या, अब बात उन्हीं चीज़ों पर है, जांच पर है, और जांच की जो रिपोर्ट है वो कुछ समय ज़रूर लगेगा सामने आने में कि आग लगी कैसे, लेकिन खामियां जो हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की। फायर ब्रिगेड कहता है कि एनओसी जो है वो इस होटल के पास थी, लेकिन अब तथ्य अगर सामने आते हैं तो वो बताया ये जाता है कि एनओसी गेस्ट हाउस की थी, होटल की नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और पीछे अगर गली की बात करें जहां से इमरजेंसी गेट था, वो बाकायदा गेट जो है वो लॉक था, उसे चेक नहीं किया जाता था कि वो इस आपात स्थिति में काम करेगा नहीं करेगा, लोग निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तमाम जो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी विजिट यहां पर लगातार जारी है और जांच की ही लगातार हर कोई बात भी यहां कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। तो 18 लोगों को जिंदा बचाया गया, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 17 लोगों की हादसे में मौत हो गई। 8 लोगों की दम घुटने से मौत हुई और एक शख्स की होटल से कूदने की वजह से, अपनी जान बचाने के लिए शख्स कूदा था, इसलिए उसकी मौत हो गई।